आज की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। और अगर आपको देश और दुनिया में हुई अजीब घटनाओं की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अमेरिका का एक छोटा सा गांव मिलस्टैड, जो कि यूएसए के एक स्टेट इलिनॉइस का एक पार्ट है, जहाँ की आबादी करीब 4000 है। 2006 से पहले सिर्फ अपने जर्मन हेरिटेज की वजह से ही फेमस था। वहाँ की लगभग आधी जनसंख्या जर्मन है। पर 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस गांव को पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। 2006 में एक हाई स्कूल स्टूडेंट एशले रीव्स, जो कि अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ इस गांव में रहती थी। एशले सिर्फ 17 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही उसका अपने फ्यूचर और करियर को लेकर के सब कुछ क्लियर था। वह पढ़ने में भी अच्छी थी और हर चीज़ मैनेज कर लेती थी। एशले बहुत खुशनुमा किस्म की लड़की थी, जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल हमेशा बनी रहती थी। और इन्हीं सब कारणों से एशली के हजारों दोस्त थे। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम जेरमी है। उसके बारे में उसकी फैमिली वालों को भी पता था और वो लोग उनको सपोर्ट भी करते थे। जेरमी भी हाई स्कूल का ही एक स्टूडेंट था और उसका और एशली का एक गहरा रिलेशनशिप था। तो उसी साल 27 अप्रैल को एशले सुबह जल्दी उठकर अपना नहाना वहाना करके नाश्ता करके तैयार हो जाती है अपने स्कूल जाने के लिए। और स्कूल जाने से पहले एशली अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज स्कूल के बाद उसका पास के ही शहर में एक जॉब इंटरव्यू है और जॉब इंटरव्यू के बाद उसके दोस्तों का प्लान है कि वो लोग मिलके बास्केटबॉल खेलेंगे और बास्केटबॉल खेल के वह घर वापस आ जाएगी। तो एशली के पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, पर लेट मत करना, 10:30 तक वापस आ जाना। तो एशली ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो 10:30 से पहले ही वापस आ जाऊंगी। अब एशली का जो बॉयफ्रेंड है जेरमी, उसके पास एक एसयूवी थी। तो एशली ने उससे उसकी कार एक दिन के लिए उधार ले ली। फिर स्कूल के बाद एशली जेरमी से उसकी कार की कीज लेती है और फिर उसे हक करके और बाय बोल के अपनी बहन केसी के पास चली जाती है। फिर वो दोनों बहनें स्कूल की स्टूडेंट्स की जो कार पार्किंग है वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे जेरेमी की कार ढूंढती हैं और जब जेरेमी की कार मिल जाती है तो वह दोनों उसमें बैठ के अपने घर की तरफ चली जाती हैं। यहाँ पे एशली कार चला रही थी और उसकी बहन केसी उसके बगल में बैठी थी। घर पहुंचकर केसी कार से उतर जाती है और एशली को बाय बोलती है, साथ ही जॉब इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट भी बोलती है और फिर वह घर में चली जाती है। फिर एशली कार लेकर फेयरव्यू हाइट्स की तरफ जाने लगती है। फेयरव्यू हाइट्स एक छोटा सा टाउन है जो कि एशली के घर से करीब 25 किलोमीटर दूर है और वहीं की किसी कंपनी में ही एशली का जॉब इंटरव्यू है। अब रात के करीब 10 बज गए थे और एशली के पेरेंट्स को थोड़ी चिंता होने लगी थी क्योंकि एशली अभी तक घर वापस नहीं आई थी और 10:30 बजे उनके वहाँ कर्फ्यू लगने वाला था। तो वह केसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें एशली का कोई कॉल आया था कि उसका जॉब इंटरव्यू अच्छा गया, ऐसा कुछ उसने तुम्हें बताया हो और वह घर कब आएगी ये भी बताया होगा। पर केसी ने बोला कि मैंने उसे तब से नहीं देखा है जब से वह मुझे घर पे छोड़ के गई है। एशली के पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो शायद वह ट्रैफिक में फंस गई हो, तो वह उसे कॉल करते हैं। पर बार बार कॉल करने के बाद भी एशली कॉल नहीं उठा रही थी, तो वह उसको मैसेज कर देते हैं, कई बार मैसेज करते हैं, पर एशली की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो वह जेरेमी को कॉल करते हैं कि शायद उसे पता हो, क्या पता एशली ने उसे कॉल किया हो। पर जेरेमी भी यही बोलता है कि लास्ट मैंने उसको तभी देखा था जब मैंने उसको अपनी कार की कीज दी थी जो कि स्कूल में था, और यह भी बताता है कि वह उसको कई घंटे से कॉल और मैसेजेस कर रहा है पर सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा।
जेरेमी की यह बात सुनकर एशली के पेरेंट्स काफी डर जाते हैं, तो वह एक एक करके एशली के सारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, पर सबका एक ही जवाब था कि उन्होंने स्कूल के बाद एशली को देखा नहीं। और कई फ्रेंड्स ने भी बताया कि उन्होंने भी कॉल और मैसेज करके ट्राई किया एशली को, पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो इतना सब सुनकर एशली के मॉम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वह बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत पुलिस को कॉल मिलाती हैं। अब इस एरिया की पुलिस को ऐसे कॉल्स की आदत थी, क्योंकि उनको हर दूसरे दिन किसी न किसी का कॉल आ जाता था कि उनका बच्चा खो गया है, और पुलिस वाले भी ना चाहते हुए भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उसको हर जगह ढूंढते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वह बच्चा वापस आ गया है, और वह सिर्फ कुछ देर के लिए अपने पेरेंट्स और दोस्तों से दूर होना चाहता था, इसलिए वह गया था। पर पुलिस बताती है कि एशली की मॉम ने जब कॉल किया था तो उनकी आवाज में ही अपनी बेटी के लिए इतना डर दिख रहा था कि उस डर ने ही पुलिस वालों को फोर्स कर दिया कि वह तुरंत उठकर एशली को ढूंढना चालू करें। तो तुरंत ही उस रात को पुलिस वालों ने कई टीम्स बनाई, और हर टीम का मेन फोकस था कि जेरेमी, जो कि एशली का बॉयफ्रेंड है, उसकी कार को ढूंढना। और पुलिस की पहली टीम लेडरमैन पार्क में गई, वही पार्क जहां पर एशली अपने दोस्तों के साथ अक्सर बास्केटबॉल खेला करती थी। यह पार्क फेयरव्यू हाइट्स, जहां एशली का इंटरव्यू होने वाला था, और मिलस्टैड, जहां एशली रहती है, उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। तो पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, वह सीधे उस पार्क की कार पार्किंग में जाती है, और कार पार्किंग में पहुंचते ही वह क्या देखते हैं कि सामने ही जेरेमी की कार खड़ी है। तो पुलिस उस कार के पास जाती है और क्या देखती है, कार में कोई नहीं। वो कार के आसपास भी खोजते हैं, पर एशली का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ एशली के कुछ कपड़े उस कार में पड़े हुए थे। पुलिस पूरी रात आसपास का एरिया सर्च करती रही, पर कोई सबूत नहीं मिला। तो सुबह होते ही पुलिस ने यह सोचा कि एशली के साथ जरूर किसी ने कुछ बुरा किया है। तो पुलिस ने अपना ध्यान एशली से जुड़े लोगों की तरफ मोड़ा, और उनका सबसे पहला शक गया एशली के बॉयफ्रेंड जेरेमी पे। पर पुलिस ने जैसे ही जेरेमी का इंटरोगेशन स्टार्ट किया, तो वह कुछ ही देर में समझ गए थे कि जेरेमी एक साफ दिल का लड़का है, और वह एक खुली किताब की तरह है। उसके दिल में साफ साफ एशली के लिए चिंता और प्यार झलक रहा था। तो उन्होंने जेरेमी को शक के घेरे से बाहर कर दिया। फिर पुलिस वालों ने उन सभी लोगों को जो एशली से जुड़े हुए थे, जैसे कि उसके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबको पुलिस स्टेशन बुलाया और एक एक करके सबका इंटरोगेशन किया। पुलिस वाले सब यही जानना चाहते थे कि कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा है, कोई एशली से जुड़ा उसके बारे में कुछ जानता तो नहीं है। और इस इंटरोगेशन के बाद पुलिस वालों को एक क्लू तो मिल ही गया। एशली के कुछ दोस्तों ने यह बताया कि एशली जेरेमी के साथ साथ एक और सीक्रेट रिलेशनशिप में थी, और उन्होंने बताया कि एशली इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए, दुनिया से छुपाने के लिए, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर कि वह अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने जा रही है, वह बास्केटबॉल कोर्ट आती तो थी, लेकिन फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाती थी। एशली के दोस्तों ने बताया कि उस लड़के का नाम सैम शेल्डन था। फिर तुरंत ही पुलिस वालों ने इस लड़के का पता लगाया, और पता चला कि यह लड़का स्कूल के पास ही के ग्राउंड में बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। तो पुलिस तुरंत ही वहां पहुंची और उसे धर दबोचा और पकड़कर उसको पुलिस स्टेशन लेकर आए इंटरोगेशन के लिए। पुलिस का पहला सवाल यही था कि क्या उसको एशली के बारे में कुछ पता है, और क्या उसके और एशली के बीच में कुछ चल रहा है। पहले तो
सैम ने सीधे सीधे मना कर दिया कि वह एशली नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, और ऊपर से वह पुलिस से सवाल करने लगा कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया गया है, और इधर उधर की बात करके वह सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। सैम कई घंटों तक पुलिस वालों को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस वालों का पारा हाई हुआ तो उन्होंने उसको धर दबोचा और 2-4 थप्पड़ भी जड़े। फिर उन्होंने सैम की मॉम और उसकी दादी को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया ताकि वह कुछ तो बताए। फिर करीब 12 घंटे बाद उसने अपना मुंह खोला। पुलिस हर चीज के लिए तैयार थी। उनको पता था कि एशली के साथ बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है, पर सैम ने जो बताया वह पुलिस वालों के लिए हैवानियत से भी ऊपर थी। तो आगे की जो स्टोरी है वह सैम के कन्फेशन पे ही आधारित है। करीब 30 घंटे पहले जब एशली का इंटरव्यू फेयरव्यू हाइट्स में ख़त्म हो गया था, तो वह वहाँ से जेरेमी की एसयूवी में बैठकर लेटरमैन पार्क आ गई। वहाँ पे वो और सैम मिले। अब ये क्लियर नहीं कि वो दोनों कैसे मिले, पर वो दोनों मिले और फिर सीधे सैम की गाड़ी में चले गए। सैम की कार में जाकर वह दोनों अंतरंग हुए और फिर सैम बैठा है ड्राइवर सीट पर और बगल वाली सीट पर बैठी है एशली। फिर पता नहीं किस वजह से दोनों के बीच में एक झगड़ा होने लगता है और झगड़ा इस लेवल तक पहुंच जाता है कि सैम एशली को धमकी देने लगता है कि तुम कार से बाहर चले जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूंगा। पर एशली मान नहीं रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि वो दोनों बात करें और इस झगड़े को यहीं पर खत्म कर दें। पर सैम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और एशली को जोर से पकड़ लिया और अपनी बगल में दबा लिया। सैम बताता है कि जब उसने एशली को ऐसे पकड़ा तो उसका इंटेंशन ये था कि वह एशली को बगल वाली सीट से खींच करके अपने गेट से, जो गेट ड्राइवर सीट के बगल में है, वहां से निकाल करके बाहर कर दे और फिर कार लेके वहां से चला जाए। पर इस खींचातानी में सैम ने एशली को इतना जोर से दबा दिया कि अचानक एशली के गर्दन से कुछ टूटने की आवाज आई। अब सैम को लग रहा था कि एशली की गर्दन यहाँ पे टूट गई है, तो तुरंत ही वह उसे छोड़ देता है और एशली जैसे अपना होश खो करके कार के सामने वाले हिस्से से जाके टकरा जाती है। अब सैम डर जाता है और आसपास कार के बाहर देखने लगता है कि किसी ने देखा तो नहीं। फिर वो एशली को उठाकर चेक करता है कि क्या वो अभी जिंदा है, और एशली अभी जिंदा थी। फिर सैम उसको बचाने की जगह ये सोचता है कि उसको अब एशली को मार देना चाहिए। तो सैम तुरंत अपने दोनों हाथों से एशली का गला दबाने लगता है, पर कई मिनटों के बाद भी एशली मरती नहीं है। तो सैम अपनी कमर से अपनी बेल्ट निकालता है और फिर एशली के गले में लपेटकर अपने दोनों हाथों से अपनी बेल्ट खींचने लगता है। पर सैम पुलिस वालों को बताता है कि उसको एशली को देखकर दया आ रही थी, क्योंकि जब वो उसका गला दबा रहा था तो उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और वो सिर्फ सैम को घूरे जा रही थी। तो फिर वह रुक गया और चेक करता है कि एशली मरी है कि नहीं, लेकिन एशली अभी भी जिंदा थी। तो वह एशली को घुमाता है ताकि उसका चेहरा खिड़की की तरफ हो और वो बाहर देख रही हो। फिर बेल्ट को एशली के गले में लपेटता है और अपना एक पैर एशली की पीठ पे रखता है और वह अपने दोनों हाथों से बेल्ट को पीछे अपनी तरफ खींच रहा है और पैर से एशली को धक्का दे रहा है दूसरी तरफ, ताकि उसके गले पे ज्यादा फोर्स पड़े और वह मर जाए। और वह ऐसा तब तक करता रहा जब तक कि उसकी बेल्ट टूट नहीं गई।
फिर वो चेक करता है कि एशली मर गई है कि नहीं, और उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि एशली मर गई है। फिर वह उसे आगे वाली सीट के नीचे जो थोड़ी सी जगह रहती है वहाँ पे घुसा देता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। और वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर एक दूसरा पार्क है जिसका नाम सिटीजन पार्क है। वह पार्क थोड़ा जंगली एरिया में फैला हुआ है। और फिर वह वहाँ से पहुँचता है। फिर कार से निकल के आसपास का एरिया चेक करता है कि कोई वहाँ पे है नहीं, और फिर एशली की बॉडी उतारता है और उसे उठाकर जंगल की तरफ लेके जाता है। और जंगल में काफ़ी अंदर तक जाकर वह एशली की बॉडी को वहाँ पे फेंक देता है। अब यहाँ पे सिर्फ एशली को ही नहीं, आसपास की सभी लड़कियों को वह स्मार्ट, हैंडसम, नीली आंखों वाला लड़का सैम पसंद था। पर सैम की एक बात थी जो कि एशली और उसके दोस्तों से उसको अलग करती थी। सैम कोई स्कूल स्टूडेंट नहीं था। वो एक 27 साल का स्कूल टीचर था और एक बेसबॉल कोच भी था उसी स्कूल में जहां एशली पढ़ती थी। हालांकि उसने एशली को कभी पढ़ाया नहीं था, पर कुछ साल पहले जब एशली मिडिल स्कूल में थी तभी से वह उसके पीछे पड़ा था। और धीरे धीरे उसने एशली को यह यकीन दिला दिया कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर सच्चाई यही थी कि वह एशली के साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। सैम सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि एक प्रो रेसलर या कहें एक पहलवान भी था। वो आसपास के एरियाज में जहां प्रो रेसलिंग होती थी वहां पे द टीचर नाम से लड़ाइयाँ करता था। तो यह साफ है उसको लड़ने के सारे तरीके आते थे, और शायद वह एशली को मारना ही चाहता था, इसीलिए उसने एशली का गला पकड़ा और एक ही बार में तोड़ दिया। मतलब कि वह शुरुआत में पुलिस से झूठ बोल रहा था। उसका मकसद ये था कि एशली का यूज करे और उसको मार के फेंक दे। पर अब सैम के कन्फेशन के बाद वह पुलिस को बोलता है कि चलो मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने एशली को कहाँ फेंका है। तो फिर पुलिस सैम के साथ सिटीजन्स पार्क पहुँचती है। अब काफ़ी रात हो गई थी और उस रात को कई घंटों से बारिश हो रही थी। तो सैम पुलिस को वहाँ पे उस लोकेशन पे लेके जाता है, पर काफ़ी देर ढूंढने के बाद सैम बोलता है कि मैंने तो उसको यहीं पे छोड़ा था, अभी काफ़ी रात हो गई है और बारिश भी हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि यह शायद हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, कहीं ये सिर्फ कोई कहानी तो नहीं बना रहा। पर करीब 30 मिनट की खोज के बाद अंत में एक पुलिस वाले को एशली की बॉडी मिल जाती है। फिर वह सारे पुलिस वालों को बुलाता है और सारे पुलिस वाले और सैम एशली की बॉडी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसको अब ले कैसे जाया जाए। एशली की बॉडी बद से बदतर हालत में थी। उसका गला मुड़कर कंधे पर झूल गया था। गले पर बेल्ट के काले और नीले निशान पड़े हुए थे और उसकी बॉडी पर कई सारे अलग अलग किस्म के कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। पुलिस वाले एशली की बॉडी पर टॉर्च मारकर उसे देख ही रहे थे कि अचानक वह क्या देखते हैं। एशली की चेस्ट हिल रही थी, वो अभी भी जिंदा थी। एशली करीब 30 घंटे से उस जंगल में पड़ी हुई थी, टूटी हुई गर्दन के साथ, और सिर्फ एक टी शर्ट और पैंट पहने हुए कई घंटों से उस बारिश में भीग रही थी। फिर तुरंत एम्बुलेंस आती है और वह एशली को आराम से उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाते हैं। फिर एम्बुलेंस में लेकर के वह तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी एशली कोमा में चली गई है और उसके शरीर पे जो चोटें हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और उसका इलाज बहुत मुश्किल है। पर चमत्कार तो होते रहते हैं और वही हुआ। एशली पूरी तरह से रिकवर कर गई। हालांकि उसे कई महीने लगे दोबारा से चलना, बोलना, खाना और भी कई
चीज़ें सीखने में, पर अभी वह शादीशुदा है, साथ ही उसके 2 बच्चे हैं। उसकी उम्र अभी 32 साल है और वो और उसका परिवार हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहा है। जहाँ तक बात करें सैम की, तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे और उसे 20 साल की जेल हुई और वो 2024 में पेरोल पर बाहर भी आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।